हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें पता करके देना है कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो कंजर्व होगा। ठीक है। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम आर कंजर्वेटिव देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स जो दोनों की दोनों फोर्सेस हैं मेरे पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस मेरी कंजर्व हैं तो जो टोटल एनर्जी होगी मेरे सिस्टम की वो भी कंजर्व ही रहेगी। ठीक है। तो अब हमें इसी स्टेटमेंट को आगे प्रूव करके देना है। कंसीडर अ सिस्टम कंटेनिंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। देन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन मूविंग द सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन 1 टू अ फाइनल पोजीशन 2। तो कहते हैं अब वर्क डन, सारी की सारी फोर्सेस मिलकर जब पूरे के पूरे सिस्टम को इनिशियल पोजीशन 1 से लेकर फाइनल पोजीशन 2 तक लेके जाएंगी, तो जितना भी वर्क डन हुआ है इन फोर्सेस के थ्रू उसको हम लोग किससे डोनेट करेंगे, इससे। पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक हम लोग गए हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, वो वर्क डन होगा जो कि टोटल पूरी की पूरी फोर्सेस ने किया है सिस्टम को पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक पहुंचाने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं Fi के साथ और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसके साथ डिनोट कर रहे हैं, Dri के साथ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। नाउ एज वी नो, हमें पता है कि जो फोर्स होती है टोटल फोर्स किस किस से बनती है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स से बनती है। तो मतलब मेरे जो Fi है वो किसका सम है, एक्सटर्नल फोर्स का और इंटरनल फोर्स का। इसको हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे पर एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन पता करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 यानी कि फोर्स की जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर लो तो मेरे पास ये दो टर्म्स बची। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने ये एज इट इज़ ली और यहाँ पे लिखी। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने m.a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फर्दर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चीज़। अब a की जगह पे मैं ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। m मेरे पास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाऊंगी। dy/dt को मैंने v की जगह से हटाकर r के नीचे ले लिया। ठीक है। अब हमें पता होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो मैं इसकी जगह पे vi डाल दूंगी, ये चीज़ आ गई मेरी। अब इंटीग्रेट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू v। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, vi की इंटीग्रेशन क्या आएगी, vi² डिवाइडेड बाई 2। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम, तो मेरे पास ये इक्वेशन बची। ठीक है। अब मास को अंदर ले जाओ, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है। तो ये क्या है, v2 के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t2, क्योंकि किनेटिक एनर्जी को हम लोग t के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे t2 आ गया। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, v1 के विद रिस्पेक्ट टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, t2 माइनस t1। ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। ठीक है। वेयर t इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो t क्या हो गया, मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया पूरे के पूरे सिस्टम की। अब जैसे हम लोगों ने वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाला है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करके देंगे। ठीक है। तो जो ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारी प्रीवियस इक्वेशन ही है, ये वाली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन नंबर 4 जो है वो ये वाली है। ये दोनों हमने एज इट इज़ वहाँ पे लिखी हुई है।
ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एफ आई की जगह पे, तो मेरे पास ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आएगा। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने 5th मार्क किया है और इसको 6th, क्योंकि हमें अब इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके देना है। तो सबसे पहले हम 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने 5th पार्ट एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट में देखा था कि इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों कंजर्व है मेरी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है। तो अगर मेरी फोर्सेस कंजर्व होती हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें जो उल्टा ट्रायंगल है ये किसका सिंबल है, ये ग्रेडियंट का सिंबल है। ग्रेडियंट क्या होता है, डी बाई डी आर आई वैक्टर। डी बाई डी आर आई वैक्टर को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कैसे, ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बाई डी आर आई वैक्टर। तो मैंने ट्रायंगल की जगह पे वही चीज़ लिख दी और वी आई एज इट इज़ है मेरा, डन। अब एफ आई की जगह पे, यहाँ पे एफ आई की जगह पे मैं ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी आर आई और डी आर आई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब डी वी आई का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन की जगह पे क्या आएगा, वी आई वैक्टर आ जाएगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, माइनस को हम लोगों ने बाहर किया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, v2 माइनस v1, जिसको फर्दर सॉल्व किया तो अगर मैं माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगी तो क्या आएगा, v1 माइनस v2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 लेट कर लिया। अब हम लोगों ने 5th पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हमें हमारी 6th टर्म को भी सॉल्व करके देना है इस चीज़ को। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसी चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लूँगी। तो मेरे पास ये चीज़ एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लो इसी को। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ यहाँ पे अब 2 है तो मैं इसको 2 बार तोड़ के भी लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको 2 बार इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब आई है यहाँ पे जे है, कैसे, क्योंकि आई और जे दोनों मेरे पास क्या है, डमी वेरिएबल्स ही हैं, तो मैं दोनों इस आई की जगह पे जे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो अगर मेरे पास कोई फोर्स है जो कि जेथ पार्टिकल ने आईथ पे लगाई है तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आईथ पार्टिकल की साइड से भी जेथ के ऊपर आएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसकी जगह पे ये चीज़ भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे है, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ यहाँ पे। इस टर्म में मैंने क्या किया, एफ जे आई की जगह पे माइनस एफ आई जे सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 8। और अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि जो मेरी फोर्सेस हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव है। तो अब एफ जे आई है उसका एक फॉर्मूला ये भी है, जिसमें जो मेरे पास ये ग्रेडियंट आई है इसका फॉर्मूला क्या है, कर्ल बाय कर्ल आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब कर्ल आर जे आई से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कर्ल आर जे आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब फर्दर आर जे आई का फॉर्मूला क्या है, आर जे माइनस आर आई। ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो कर्ल आ रहा है इसको यहाँ ले जाओ और इसको ले जाओ इसकी पोजीशन में, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, तो मेरे पास ये चीज़ आई। अब कर्ल बाय कर्ल आई होता है, हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आई। ठीक है, उसी तरीके से अब कर्ल बाय कर्ल आर जे आई है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ग्रेडियंट ऑफ जे आई। मतलब जो चीज़ नीचे लिखी होती है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में वही यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे जे आई है तो यहाँ पे भी जे आई होगा, और ये चीज़ एज इट इज़। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एफ जे आई से, तो ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, इसके इक्वल आ गया। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 9। अब एफ जे आई है वो किसके इक्वल है, फर्दर माइनस एफ आई जे के, तो मैं एफ जे आई की जगह पे वो चीज़ भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और नेगेटिव मैंने इधर लिख लिया, और इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 10। अब जो ये 9th और 10th इक्वेशन है, ठीक है, इसको 8th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, और 8th इक्वेशन मेरी ये थी, इसमें एफ जे आई और एफ आई जे दोनों की वैल्यू को इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो ये आएगी अब। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है जो जे आई की है वही वेलोसिटी होगी आई जे की भी, तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकती हूँ और इसकी जगह पे ये भी, तो ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे है। फर्स्ट टर्म में भी कोई चेंज नहीं किया हमने, वो भी एज इट इज़ है। सेकंड टर्म में ग्रेडियंट आई जे की जगह पे क्या लिख दिया, ग्रेडियंट जे आई, और वेलोसिटी आई जे की लिख दिया वेलोसिटी जे आई।
ठीक है। अब इन दोनों में से अगर देखो तो ये फर्स्ट दो टर्म्स क्या है, कॉमन निकल रही हैं, तो हमने कॉमन निकाला और ब्रैकेट में ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। फिर इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी आर जे आई के साथ। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज़ लिखी। अब ये दोनों, अब ग्रेडियंट जे आई है, ठीक है, इस ग्रेडियंट जे आई का फॉर्मूला क्या होगा, डी बाई डी आर जे आई, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, दोनों को आपस में कैंसिल कर दो, दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया तो मेरे पास पीछे से ये चीज़ बची। अब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास ये चीज़ आएगी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 11 लेट कर लिया, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हमने पहले भी पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 7 ये थी, ठीक है। अब V1 माइनस V2 प्लस ये कर लो, ठीक है। अब एक तरीके से इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ गया, तो वर्क डन कितना हो गया, V1 माइनस V2, यही सेम चीज़ ले ली हमने, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 12 लेट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन हमने यहाँ पे ली थी, इक्वेशन नंबर 13 है ये, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 बताया था, बट आई एम सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 है। अब 13 ये हो गई और 12 वो लास्ट वाली इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर दें, इन दोनों अगर इक्वेशंस को मैं इक्वेट करूँ तो मेरे पास यही दो रिजल्ट थे एट द एंड, ठीक है। अब T2 प्लस V2 वाली, मतलब 2 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो और 1 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरी जो एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस थ्योरम की जो हमारी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उस सिस्टम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, वो अगर कंजर्वेटिव है तो टोटल एनर्जी भी उस सिस्टम की क्या होगी, कंजर्व होगी। हमने क्या किया, एक सिस्टम लेट कर लिया n पार्टिकल्स का, ठीक है। फिर जो भी जितना भी टोटल वर्क डन हुआ सारी की सारी फोर्सेस के थ्रू पूरे के पूरे सिस्टम को पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक पहुंचाने में हम लोगों ने उसका वर्क डन इस तरीके से डिनोट किया। फोर्स किसका सम होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का, ठीक है। हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया बार बार, और हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी वर्क डन फाइंड किया और फिर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी वर्क डन फाइंड किया, फिर दोनों को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद जो पोजीशन 2 के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उनको एक साथ कर लिया, और जो पोजीशन 1 के विद रिस्पेक्ट टू है हमने उनको एक साथ कर लिया,